जो जो मैसूर में थी, मैसूर में कौन सी डायनेस्टी, वोदियार डायनेस्टी थी मैसूर में। और हैदर अली पावर को हथिया लेता है, ये मिलिट्री कमांडर होता है वोदियार डायनेस्टी का। 1761 में पावर हथिया लेता है हैदर अली। तो वोडियार डायनेस्टी का मिलिट्री कमांडर होता है हैदर अली। तो ये तीन ग्रेट पावर्स थी उस टाइम इंडिया में। ये मद्रास मैसूर था यहाँ पे निज़ाम था, यहाँ पे पेशवा थे। ये नंदन सरकार तो इनके अंडर आ गया था, एंड ये मद्रास इनके अंडर आ गया था। यारकोट तो इनके अंडर आई था। निज़ाम से भी इनकी ज़्यादा लड़ाई हुई नहीं, निज़ाम ने आराम से इनके दोस्त बन गए थे, निज़ाम से लड़ाई नहीं। फिर मैसूर से लड़े और फिर मराठा से लड़ी है। तो मैसूर के साथ 4 एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं, 4 एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं। तो बैटल ऑफ बक्सर होती है हमारी 1764 में। उसके 3 साल बाद ही 1767 में फर्स्ट एंग्लो वॉर, मैसूर वॉर। अब उन्हें बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी राइट मिल गई। अब क्या करें, तो उन्हें आके बंगाल बिहार, ये तो क्लासिक के बाद मिल गई थी, बंगाल बिहार उड़ीसा एंड बक्सर के बाद अवध एंड मुगल एम्पायर पूरा और बंगाल की दीवानी राइट इन्हें मिल गई थी। एंड अब ये इन्होंने क्या किया, हैदर अली, बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट मिल गई थी एंड उन्हें मिल गया था ट्रेड करना, ट्रेड अलाउड था अवध में, बंगाल में, सारे जगह। फिर हैदर अली जो थे वो ब्रिटिश को साउथ इंडिया से भगाना चाहते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी टेरिटरी बनाना चाहते थे और हैदर अली से वो हैदर अली को हटाना चाहते थे। तो हैदर अली ने डिप्लोमेसी के साथ जो निज़ाम था, निज़ाम और मराठास को अपने साथ मिला लिया। मराठास को एक ट्रिपल अलायंस बनाया। किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठास और निज़ाम के साथ, और हैदर अली को मैसूर में अटैक किया। तो कहीं ये मैसूर हार रहे, कभी ये हार रहे। तो ये स्ट्रगल अराउंड 18 महीने तक चला। फिर हैदर अली मद्रास तक गए। तो ये स्ट्रगल चल रहा था 18 महीने तक। एकदम हैदर अली मद्रास पे गए, मद्रास जो इनका मेन सेंटर था। और फिर इंग्लिश को ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन करनी पड़ी है हैदर अली के साथ, क्योंकि इन्होंने हैदर अली सीधा मद्रास पे जाके अटैक कर दिया था। तो ट्रिपल अलायंस किसका था, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में जब हुआ था 1767 टू 69, 2 साल तक, 18 महीने तक चला। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, मराठास इन निज़ाम एक साथ थे वर्सेस हैदर अली। हैदर अली ने कहाँ पे अटैक कर दिया, डायरेक्टली जाके मैसूर पे, और ब्रिटिशर्स को ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन करनी पड़ी। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1967, 1967 टू 67 टू 69। और मैसूर की विक्ट्री हुई थी, मैसूर जीता था, मद्रास पे अटैक कर दिया था एकदम जाके यहाँ पे। और फिर उन्होंने ट्रीटी साइन करनी, ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई यहाँ पे। और डिफेंसिव अलायंस थी कि आप पे हम पे कोई अटैक करेगा क्या, आप हमें बचाओगे, ऐसी ही डिफेंसिव अलायंस की ट्रीटी थी। तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास में डिफेंसिव अलायंस है, डिफेंसिव, ऑफेंसिव नहीं, डिफेंसिव मतलब अगर आप पे कोई अटैक करे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे कोई अटैक करेगा तो हैदर अली हेल्प करेगा, और हैदर अली पे कोई अटैक करेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी हेल्प करेगी। तो ये डिफेंसिव अलायंस थी। लेकिन ऑफेंसिव जब होती है जब हम किसी पे अटैक करें तो आप हमारी मदद करो। तो ऑफेंसिव जो अवध के साथ साइन की थी वो ऑफेंसिव प्लस डिफेंसिव थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ थी वो सिर्फ डिफेंसिव अलायंस थी, डिफेंड करने के लिए। तो 67, 1767 टू 1769 ये चलता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। फिर इसको एक ही साल बाद 1780 टू 84, फिर 4 साल और चलता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर क्या हुआ था, क्योंकि 1771 में मराठास ने अटैक कर दिया था। तो पहले एंग्लो वॉर 1767 टू 1769, तो कम से कम उसके 10 साल बाद होता है ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 80 टू 84। तो इसमें क्या होता है कि मराठास मैसूर को अटैक करते हैं 1771 में। मराठास मैसूर को अटैक करते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी हेल्प में नहीं आती। इस पर मैसूर की बहुत बुरी हार होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी हेल्प में नहीं आती है। तो 1780 में ईस्ट इंडिया कंपनी माहे को कैप्चर कर लेती है। माहे, यहाँ पे माहे होता है जो फ्रेंच पोर्ट होता है माहे, ये बहुत हैदर अली के लिए काफ़ी वाइटल होता है, हैदर अली का सामान आता है। क्योंकि इसे इसे ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों करती है, उस टाइम अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा होता है, तो वो इसलिए इस पोर्ट को कैप्चर कर लेते हैं, माहे पोर्ट को। एंड जो फ्रेंच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चला होता है जिसमें फ्रेंच मदद कर रहे होते हैं किसको, अमेरिकन को, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो हैदर फिर क्या करता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में, अब हैदर अलायंस बनाते हैं किसके साथ, हैदर अलायंस बनाता है मराठास एंड निज़ाम के साथ। लेकिन जो ब्रिटिश होते हैं जिसमें सर आयर कूटे होते हैं, ये क्या करते हैं, तो बोलते हैं कि निज़ाम और कि तुम लोग दूर दूर रहो, तुम लोग ज़्यादा घुटनो मत,
हमें लड़ाई करने दे। तो हैदर अली का लाइन्स तोड़वा देता है एरकुटे अपनी डिप्लोमेसी से। हाँ, एरकुटे ये होता है एरकुटे। मैसूर पे जब 1771 पे अटैक हुआ था तो ईस्ट इंडिया कंपनी डिफेंसिव अलाइज साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास आई नहीं। तो इसे बोला जाता है एल्बियन एबन्स एल्बियन पर्टिडिडी एल्बियन पर्टिडी मतलब ब्रिटिशर्स ने ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा चीटिंग करी है, बहुत सारी ट्रीटी को तोड़ा है। तो हैदर अली ने आरकोट कैप्चर कर लिया, आरकोट यहाँ पे आके, बट बाद में हैदर अली ने आरकोट कैप्चर कर लिया था यहाँ पे, लेकिन इनको हरा दिया सर। पहले मद्रास कैप्चर किया था, इस बार आरकोट कैप्चर किया, इन्होंने हरा दिया सर अयर कुटे ने हैदर अली को हरा दिया। सर अयर कुटे। सो मेन रीजन क्या था सेकेंड वॉर का? माहे को कैप्चर करना। एक तो ये रीजन था कि जब मराठास ने अटैक किया था तो ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, दूसरा माहे को कैप्चर करना ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो इंपॉर्टेंट था फ्रेंच के लिए और हैदर अली के लिए। तो इसलिए दूसरा वॉर हुआ। फिर 1782 में क्या होता है, लड़ाई चली रही होती है 1782 में, 1780 से स्टार्ट होती है, 1782 में हैदर अली मर जाता है, हैदर अली पास हो जाते हैं। फिर टीपू फ्रेंच की असिस्टेंस से कैरी करता है वॉर, ठीक है, कैरी ऑन द वॉर। फिर 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है। ट्रीटी ऑफ पेरिस कहाँ पे साइन होती है? पेरिस में, क्योंकि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हो जाता है तो बोलते हैं कि आप लोग पीस साइन करो। तो जब स्टेलमेट में खत्म होता है, स्टेलमेट इसमें लेकिन पढ़ना किसका भारी होता है? किसका? टीपू का। तो साइकोलॉजिकल डिफीट होती है इंग्लिश की, क्योंकि टीपू काफी ज्यादा जीत रहा होता है। इट वॉज अ साइकोलॉजिकल डिफीट टू द इंग्लिश। तो टीपू का पलड़ा भारी होता है क्योंकि टीपू डिक्टेट करता है टर्म्स ऑफ द ट्रीटी। एंड ये जो मैंगलोर टीपू के हाथ में होता था, मैंगलोर में आता है ब्रिटिश का, मद्रास से सोल्जर आता है मैंगलोर तक, टीटी साइन करता है। टीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है 1784 में, टीटी ऑफ मैंगलोर में 1784 साइन होती है। जो टीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी 1784 पे बोला था म्यूचुअल रेस्टिट्यूशन ऑफ टेरिटरी दे दी जाएगी, और प्लस बंदी जो भी होंगे प्रिजनर ऑफ वॉर वो वापस कर दिए जाएंगे, ये था। तो टीपू सुल्तान काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा था, इसने मिलिट्री मैनुअल लिखी, मिलिट्री मैनुअल, इसका नाम है फतुहुद्दीन मुजाहिद्दीन, फतुहुल मुजाहिद्दीन, ये मिलिट्री मैनुअल है, मिलिट्री के ऊपर मैनुअल लिखी है टीपू सुल्तान ने, फतुहुल मुजाहिद्दीन। जैसे रॉकेट मैन्युफैक्चर किए, आर्टिलरी एंड फायर गन, तो रॉकेट ब्रिटिशर्स ने टीपू से इसकी टेक्निक सीखी, रॉकेट आर्टिलरी एंड फायर आर्म्स, रॉकेट आर्टिलरी फायर आर्म्स। फिर ये फ्रेंच में इनको यूज़ करता था अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए, आर्मी यूरोपियन लाइन्स में इसने ट्रेन की। फिर ने वेट्स एंड मेजर्स के न्यू तरीके निकाले। फिर ये इसने एक जैकोबियन क्लब इसने प्लान किया, एक जैकोबियन क्लब अपने कैपिटल में, और ट्री लगाया अपने ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया अपने क्लब, ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया अपने कैपिटल में। तो ट्री ऑफ लिबर्टी इसके कैपिटल कहाँ था? श्रीरंगापट्टनम, इसकी कैपिटल श्रीरंगापट्टनम थी, जो आइलैंड है कावेरी रिवर, जो कावेरी रिवर है उस पर एक आइलैंड है, इनका कैपिटल ये था। तो ये है कावेरी रिवर पे एक आइलैंड है श्रीरंगापट्टनम, इनकी कैपिटल इसमें थी श्रीरंगापट्टनम में, वैसोर नहीं थी, श्रीरंगापट्टनम थी। यहाँ पे इन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया, जैकोबियन क्लब को सेटअप किया। फिर 84 में तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 67 to 69, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुई थी। फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कहाँ से कहाँ हुआ था? ये हुआ था 1780 to 84, उसके 11 साल बाद, और ये हुआ था यहाँ पे ट्रीटी ऑफ इसे मैसूर, ट्रीटी ऑफ मद्रास, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मैसूर। फिर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हो रहा है उसके 4 साल बाद, 84 के 6 साल बाद, तो 1690 तो 2 साल के लिए चला 1792, और यहाँ पे होती है ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, ये साइन होती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर क्या होता है? क्योंकि टीपू ने बहुत सारी आर्मी आई, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, आर्मी को बहुत मॉडर्नाइज किया, एंड इसने फ्रेंच का बहुत मदद देता था इंग्लिश से लड़ने के लिए। और इसने ट्रावेनकोर, यहाँ पे एक ट्रावेनकोर किंगडम था मैसूर के नीचे, उसको अटैक कर दिया। ये इंग्लिश का दोस्त था, इंग्लिश के दोस्त पे अटैक किया था। इंग्लिश ने बोला हम पे भी अटैक करेगा, तो इंग्लिश ने अटैक किया। तो कौन लड़ रहा था ब्रिटिशर्स का? उस टाइम गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस, तो कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे इसने, कॉर्नवालिस। इन्होंने टीपू को अटैक किया ट्रावेनकोर पे, कहाँ पे? ट्रावेनकोर पे टीपू पे अटैक किया, ट्रिपल अलायंस बनाई इसने कॉर्नवालिस ने, मराठास, निजाम एंड इंग्लिश। तो सेकंड में भी ट्रिपल अलायंस बनाई थी सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में। तो
मराठास, तो फर्स्ट एंग्लो मेरूट में मराठास, निजाम एंड इंग्लिश, फर्स्ट में भी और थर्ड में भी मराठास, निजाम एंड इंग्लिश। सेकेंड एंग्लो मेरूट वॉर में तो हैदर अली ने मराठास और निजाम के साथ बनाई थी, लेकिन इसको तोड़ दिया था किसने? सर आयर भुट्टे ने तोड़वा दिया था अपनी कूटनीति के हिसाब से। और फिर अब इन दोनों के अलायंस ने अटैक किया टीपू पे, क्योंकि टीपू बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। फिर ट्रीटी ऑफ सेरंगीपट्टनम साइन होती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में। तो इसमें जो टीपू का जो एम्पायर था, जो भी टीपू का एम्पायर था, उसकी हाफ टेरिटरी, जो भी टीपू का यहाँ पे एम्पायर था, उसकी हाफ टेरिटरी चली गई और ये डिवाइड कर ली, कुछ मराठास ने ले ली, कुछ निज़ाम ने ले ली और कुछ इंग्लिश ने ले ली। फिर जो राजा कुर्ग का राजा था, उसे टीपू के अंडर आता था, उसे इंडिपेंडेंस दे दी गई। फिर उसने बोला कि 3 करोड़ रुपए दो, इंग्लिश ने कि 3 करोड़ रुपए मांगे और अपने दोनों सन, इसके जो टीपू के साथ 2 सन हॉस्टेज मिलेगा कॉर्नवालिस, कि 3 करोड़ रुपए आ जाए इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि 3 करोड़ रुपए एक साथ नहीं दे पाया था टीपू। सो ये जो एरिया बांटा गया, ये भी कुछ निज़ाम को दिया, कुछ पेशवा को, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं दिया, सिर्फ इतना इतना दिया, इतना इतना, कि ये लोग भी ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। बाकी एरिया ये अपने पास रखा और फिर थोड़ा सा ही कोस्ट का एरिया मैसूर के पास रह गया, बाकी कोस्ट से कट ऑफ कर दिया मैसूर को, थोड़ा सा एरिया बस कोस्ट में था। सो अभी देखा तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कब से हुआ? 1819 से 1790 से 1792, 1792, तो ये हुआ था। फिर उसके कुछ ही 7 साल बाद 1799 में होता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर क्यों हुआ था? क्योंकि टीपू चाह रहा था कि अलायंस कर ले वो अरब्स, टर्क्स और अफगान के साथ ब्रिटिशर्स को हराने के लिए, लेकिन ये फेल हो गया। फेल क्यों हो गया? क्योंकि इतनी दूर से कोऑर्डिनेशन करना ईजी नहीं था। फिर जैकब ने प्लान स्टार्ट किया, उसने ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांट की, कहाँ से? सेरिंगपट्टनम, जो उसका कैपिटल था। तो इससे ब्रिटिशर्स डर गए, ब्रिटिशर ने बोला कि ये कुछ करना है। फिर वो नेपोलियन को बुलाना चाहता था, उसने नेपोलियन को चिट्ठी भी लिखी थी, नेपोलियन आ जाए। इजिप्ट में था उस टाइम नेपोलियन, तो इंग्लिश को डर था कि नेपोलियन आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो वेलेस्ली, जो रिचर्ड वेलेस्ली कब तक आया था? रिचर्ड वेलेस्ली ये गवर्नर करना था 1978 टू 1805, 1978 टू 1805। रिचर्ड वेलेस्ली ने बोला सब्सिडरी अलायंस साइन कर लो, लेकिन उसने डिक्लाइन कर दिया। तो रिचर्ड वेलेस्ली ने 1798 टू 1805, रिचर्ड वेलेस्ली ने बोला कि सब्सिडरी अलायंस साइन कर दो, लेकिन उसने डिक्लाइन कर दिया, बड़ी डिक्लाइंड, कि हम सब्सिडरी अलायंस साइन नहीं करेंगे। तो जो रिचर्ड वेलेस्ली था, वो निज़ाम के साथ अलाइव हो गया टू अटैक मैसूर को अटैक करने के लिए। तो रिचर्ड वेलेस्ली ने क्या किया कि मैसूर को अटैक करना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। तो रिचर्ड वेलेस्ली ने मैसूर के साथ अटैक किया और टीपू को मार दिया सेरिंगापट्टनम में टीपू की डेथ हो गई। तो फिर जो ब्रिटिशर्स थे, निज़ाम ने, उसने अपने एम्पायर को डिवाइड कर दिया, जो भी फिर निज़ाम का जो भी मैसूर का एम्पायर था ये वाला, इसको फर्दर डिवाइड कर दिया। और फिर थोड़ा सा एरिया वहाँ पे मैसूर में 5 साल का एक बच्चा था, कृष्ण राजा थर्ड वॉडियार डायनेस्टी जो यहाँ पे पहले चली थी, कृष्ण राजा थर्ड वॉडियार, इसको यहाँ पे राजा बना दिया। और टीपू के जो सन है उनको वेलोर भेज दिया उनको, तो टीपू के सन को वेलोर भेज दिया। और मैसूर ने फिर वो मैसूर क्या बन गया? प्रिंसली स्टेट बन गया विद सुजैनिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड मैसूर ने सब्सिडी लाइन साइन कर ली। तो मैसूर जो किंगडम जहाँ पे कृष्णा थर्ड वॉडियार को बिठा दिया था, ये इनर सब्सिडी लाइन साइन कर ली, तो इनके अंडर आ गए। एंड फिर टीपू के सन जो थे, वेलोर म्यूटनी इनकी कब हुई? 1806। तो ये जो टीपू के सन थे, इन्होंने 1806 में वेलोर म्यूटनी, फर्स्ट म्यूटनी थी इंडिया में, वेलोर म्यूटनी 1806, फर्स्ट एवर लार्ज स्केल जो सिपाही म्यूटनी हुई थी वेलोर में हुई थी। किसने उकसाया था? टीपू के सन ने उठाया था 1806 में। मतलब टीपू तो मर गया 1799 में, तो उसके कम से कम 7 साल बाद ये वेलोर म्यूटनी करवाता है टीपू के सन उकसा के लोगों को। तो बहुत ही लार्ज स्केल म्यूटनी हुई थी। तो इनका कारण क्या था कि जो पंगड़ी थे उसमें क्रॉस के साइन लगा के ये पंगड़ी पहना रहे थे लोगों को, इसलिए वेलोर म्यूटनी हुई थी 1806 में। वेलोर म्यूटनी 1806। सो मैसूर वॉर के बाद, 4 एंग्लो मैसूर के बाद अब सबसे बड़ी पावर है मराठास। तो ये तो मैसूर एम्पायर है, यहाँ पे निज़ाम से सबसे बड़ा एम्पायर है ये मराठास का, यहाँ तक लेके यहाँ पे हरियाणा तक लेके, दिल्ली हरियाणा, ये सब मराठास के अंडर है ये। तो 18th सेंचुरी में देखो तो मोस्ट पावरफुल एम्पायर था मराठा, सबसे पावरफुल थे। तो बैटल ऑफ पानीपत हुई थी जो 1761 से, इट वाज अ सीरियस ब्लो बट तभी वो इससे अपने आप को रिवाइव कर लिया था। जो बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1761, उसके बाद भी रिवाइव कर लिया था। तो ब्रिटिश जो प्रेसिडेंसी थी बॉम्बे की, एक तो यहाँ पे है बंगाल के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, तो उन्होंने काफ़ी एरिया को पैक कर लिया है। जो बॉम्बे वाली जो प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिशर्स की, ये भी चाहते थे कि हम भी कुछ धूम धड़ाका करें, हम भी कुछ अपना एरिया एक्सपेंड करें।
तो ये चाहते थे, तो इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली जब पेशवा के सक्सेशन में प्रॉब्लम आ गई, पेशवा के सक्सेशन में लड़ाई होने लगी, तब इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसकी वजह से अब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है कहाँ, कब से कब से, 1775 टू 82, 1775 टू 82 फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होता है। तो 1775 टू 82 अभी इन्होंने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर किया है, कब से कब से, 1767 टू 1769। और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1780 टू 1784। तो उन दोनों के बीच में, तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बीच में होता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 टू 82। तो बीच में क्या करेंगे, तो वॉर करेंगे, तो इसलिए बीच में वॉर होता है। तो यहाँ पे यंग पेशवा जो नारायण राव होता है, नारायण राय, उसे मार दिया जाता है। कब मार दिया जाता है, 1773। इसी के अंकल इसको मार देते हैं, रघुनाथ राव के, क्योंकि ये राजा बन जाता है। तो ये रघुनाथ राव कौन होता है, ये बालाजी बाजीराव जो होते हैं, जो 1720 से 1740 तक होते हैं, इनका बेटा होता है रघुनाथ राव। तो रघुनाथ राव को नहीं, जो इसके जो बड़े बेटे होता है, उसके बेटे को बना दिया जाता है, तो उसका नाम होता है नारायण राव। तो नारायण राव को ये रघुनाथ राव मार देता है एंड खुद बन जाता है पेशवा। लेकिन जो नाना फडणवीस होते हैं, तो नाना फडणवीस और अदर मिनिस्टर होते हैं, नाना फडणवीस और प्लस अदर 11 मिनिस्टर, 12 भाई काउंसिल बोलते हैं इसको, 12 भाई काउंसिल। तो ये माधव राव सेकंड को एज अ पेशवा बना देते हैं। ये छोटा सा सन होता है, ये नारायण राव को सन, माधव राव सेकंड को इसको पेशवा बना देते हैं। और फिर क्या होता है कि, तो रघुनाथ राव बोलता है हमें नहीं बनाया, तो रघुनाथ राव भाग के जाता है, कहाँ पे जाता है, यहाँ पे बॉम्बे में जाता है, और साइन करता है ट्रीटी ऑफ सूरत। ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करता है। इस ट्रीटी ऑफ सूरत से क्या होता है कि, जो बोलता है कि आपको हम बेसेन और सेल्सेट, जो बॉम्बे में जो आइलैंड होता है बेसेन और सेल्सेट, हम आपको दे देंगे और आप हमें पेशवा बनने की मदद करो। तो रघुनाथ राव इंग्लिश में मदद मांगता है और सेल्सेट और बेसेन बोल देता है आपको दे देंगे बाय द ट्रीटी ऑफ सूरत 1775। ये ट्रीटी ऑफ सूरत किस लिए, वॉर स्टार्ट करने के लिए, वॉर खत्म करने वाली नहीं, वॉर स्टार्ट करने वाली ट्रीटी है, 1775 में साइन होती है। तो अब क्या होता है कि ये कब हो रही है लड़ाई, 1775 में हो रही है। तो 1775 में, तब तक 1773 में गवर्नर जनरल वो आ चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1773 आ चुका है। तो जो बॉम्बे है वो किसके अधीन है अभी, बंगाल के, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन है। तो ये मद्रास और बंगाल इसके अधीन है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था उसने, वेरेंस हेस्टिंग। वेरेंस हेस्टिंग ने कहा ये क्या कर रहे हो तुम, लड़ाई वड़ाई। तो वेरेंस हेस्टिंग ने फिर नाना फडणवीस के साथ ट्रीटी ऑफ सूरत को कैंसिल किया। ट्रीटी ऑफ सूरत को कैंसिल किया, जो किसने साइन की थी, बॉम्बे गवर्नर ऑफ बॉम्बे, और किसने साइन की थी, रघुनाथ राव ने। तो ये ट्रीटी कैंसिल कराई, फिर साइन की ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन की 1776 में नाना फडणवीस के साथ, कि हम ठीक है, हम रघुनाथ राव को प्रोटेक्शन नहीं देंगे। लेकिन ये जो ट्रीटी थी, ये जो बॉम्बे वाले लोग थे उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला कि ये वेरेन हेस्टिंग ज़्यादा दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो ये डायरेक्टर पर चले गए इंग्लैंड में, डायरेक्टर से बोला कि ये दखल अंदाजी कर रहा है, हम जी सकते हैं, मराठास को जी सकते हैं। तो डायरेक्टर ने ओवर रूल कर दिया, फिर ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो थी वो उसको कैंसिल करना पड़ा, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 वो कैंसिल करना पड़ा। फिर मराठा जीतते हैं, तो लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। फिर मराठा जीतते हैं वाड़ा गाँव में मराठा जीतते हैं, जो पुणे के पास है। तो ट्रीटी ऑफ वाड़ागांव साइन होती है, जबरदस्ती ट्रीटी को साइन करनी पड़ती है क्योंकि ब्रिटिशर्स हार जाते हैं। यहाँ बोलते हैं कि ठीक है हम वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे। फिर महाजी सिंधिया अभी भी लड़ रहे होते हैं ग्वालियर में। तो ग्वालियर में अभी लड़ाई चल रही होती है ब्रिटिशर्स के साथ, महाजी सिंधिया की। एंड महाजी सिंधिया ब्रिटिशर्स को बहुत खदेड़ देते हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद इंग्लिश उन्हें हरा देते हैं और ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन होती है। ये फाइनल ट्रीटी होती है जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर को खत्म करती है, ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सालबाई। फिर ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में साइन होती है। तो इस ट्रीटी ऑफ सालबाई से रघुनाथ राव को पेंशन ऑफ कर दिया जाता है। बोलते हैं रघुनाथ राव को हम कोई पेंशन वेंशन नहीं देंगे, रघुनाथ राव को हम कोई प्रोटेक्शन नहीं देंगे, और इसकी पेशवा की जो वो है उसको नहीं माना जाता है, और फिर इसको भेज दिया जाता है, आप जाओ कहीं रहो जाके। और फिर माधव राव को पेशवा मान लेती है इंग्लिश, माधव राव सेकंड को पेशवा मान लेती है, और इंग्लिश को अलाउ करते हैं कि ठीक है आप सेसेन, बेसेन और सेल्सेट रख लो। तो बेसेन और सेल्सेट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आइलैंड होते हैं वो ब्रिटिशर्स को दे सकते हैं। अब मराठास बोलते हैं, जो भी मैसूर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा होता है, कब से कब तक, 1780, तो 1780, 1784 सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर चलाता है। हमने देखा था 1782 में हैदर अली मर जाते हैं। तो उस टाइम टीपू पे एक प्रेशर पड़ता है, क्योंकि इसके साथ ट्रीटी साइन हो जाती है कि अब हमें हेल्प करोगे मैसूर को अटैक करने में। और बोलते हैं हम 20 साल तक पीस ट्रीटी साइन कर लेते हैं, इंग्लिश और
तो इनकी और फिर 20 साल की लड़ाई नहीं होती 1782। अब दूसरी लड़ाई होगी, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होगी 1802 में जाकर। तो 20 साल तक ये पीस ट्रीटी साइन कर लेते हैं। तो कन्फेडरेसी सिस्टम था, किसने स्टार्ट किया था? बाजीराव ने स्टार्ट किया था। तो 70 to 74 थे, बाजीराव ने स्टार्ट किया था, बाजीराव फर्स्ट ने ये कन्फेडरेसी सिस्टम स्टार्ट किया था। इसमें कन्फेडरेसी थी बहुत सारी। तो यहाँ पे जैसे पुणे में पेशवा रहता था। यहाँ पे छोटी सी एक सतारा किंगडम थी, पुणे में पेशवा था, यहाँ पे सतारा किंगडम थी। यहाँ पे गायकवाड्स थे, कहाँ के? गायकवाड़ और बड़ौदा गुजरात में, गायकवाड़ और बड़ौदा। फिर भोसले, यहाँ पे भोसले थे नागपुर में, भोसले ऑफ नागपुर। यहाँ पे भोसले नहीं, यहाँ पे सिंधियाज और ग्वालियर। यहाँ पे सिंधियाज थे क्या के? ग्वालियर के यहाँ पे। एंड यहाँ पे थे, ये वाला जो एरिया था, यहाँ पे थे होलकर्स ऑफ इंदौर, होलकर्स यहाँ पे थे। सो गुजरात में है गायकवाड़ बड़ौदा, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, भोसले ऑफ नागपुर। तो यहाँ पे भोसले हैं नागपुर के। फिर है होलकर्स ऑफ इंदौर, यहाँ पे होलकर्स है इंदौर में। एंड सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, तो सिंधियाज है ग्वालियर। एंड पेशवा है पूना में, पेशवा पूना में। एंड सतारा की छोटी सी किंगडम है यहाँ पे। तो ये चल रहा है। तो ये इंडिया की ये हालत है यहाँ पे। गुजरात में है गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा। फिर भोसले हैं नागपुर में, भोसले नागपुर में। सिंधिया है ग्वालियर के। एंड होलकर्स है इंदौर के, होलकर्स यहाँ पे इंदौर के। और यहाँ पे है पेशवा, यहाँ पे छोटी सी सतारा किंगडम है। तो ये इंडिया का केसेस है। तो अगर देखें तो गायकवाड़ बड़ौदा यहाँ पे, गायकवाड़ बड़ौदा ये एरिया है इंडिया का। तो गायकवाड़ बड़ौदा। फिर भोसले नागपुर, तो नागपुर में भोसले हैं यहाँ पे इंडिया में। फिर सिंधियाज ग्वालियर में है। फिर होलकर इंदौर, पेशवा यहाँ पे पुणे में है, छोटी सी सतारा किंगडम में। उसके शिवाजी के वंशज रहते हैं। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर क्यों होता है? क्योंकि जो इंटरप्ले होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे पेशवा मारा जा रहा है और जो नाना फडणवीस थे उनकी डेथ हो जाती है 1802 तक। तो अब पावर प्ले चलता लगता है कौन पावरफुल है। तो ये पेशवा पे भी इन्फ्लुएंस आने लगते हैं जो कॉन्फेडरेसी के लोग होते हैं। तो होलकर्स ऑफ इंदौर और सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, तो यहाँ पे होलकर्स है इंदौर के और सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, ये आपस में बढ़ जाते हैं। होलकर्स ऑफ इंदौर एंड सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, होलकर्स ऑफ इंदौर, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1803 में। तो 1802 तक तो ये शांति रहती है। 1803 से 1876 तो पेशवा जो होता है, बाजीराव सेकंड, ये इंदौर के जसवंत राव होता है, इंदौर के, उसके भाई को मार देता है। जसवंत राव के भाई को मार देता है, ये पागल होता है पेशवा, इसको मार देता है। जसवंत राव के भाई को मार देता है। तो इंदौर इसके लड्डे आ जाता है। और जो सिंधियाज होते हैं वो पेशवा के साथ होते हैं। तो पेशवा प्लस सिंधिया ये इंदौर से लड़ाई करने लगता है। तो कंबाइनरी पेशिया एंड सिंधिया एंड इनको, तो जो जसवंत राव होते हैं, जो इंदौर के जसवंत राव होते हैं, वो इनको हरा देते हैं। पेशवा और सिंधिया एक साथ हरा देते हैं और फिर पूना को ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो पेशवा भाग जाता है और इंग्लिश जो पेशवा होता है, जब पूना को ऑक्युपाई कर लिया किसने? इंदौर के जसवंत राव ने, होलकर ने, जो इंदौर के होलकर थे, और जो सिंधिया थे ग्वालियर के, तो वो इन दोनों को मिलके ये अकेला हरा देता है, इसको भी जो इंदौर होता है, एंड पुणे को ऑक्युपाई कर लेता है। तो जो पुणे का जो बाजीराव होता है सेकंड, भाग के जाता है, कहाँ पे जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मदद मांगने। ये महाराष्ट्र का है। सो महाराष्ट्र में बेसेन एंड सनसेट का है, ये महाराष्ट्र का ये एरिया है, मुंबई का। तो मुंबई में ये जो यहाँ पे एलिफेंट आइलैंड है, तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये है सनसेट, यानी ये वसई। ये वसाइन है, ये सनसेट, अभी वसई बोलते हैं यहाँ पे, ये है सनसेट, और ये दोनों दे दिए गए थे इनको। तो और 1803 में जो बाजीराव सेकंड होता है, बाजीराव सेकंड वो सेकंड सब्सिडी लाइन साइन कर लेता है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। मदद मांगता है इंदौर, जसवंत राव होलकर ऑफ इंदौर, इनसे लड़ाई कर रहा होता है, वो पुणे को उपाय कर लेता है। सो यहाँ पे ये है वसई, ये है सालसेट, और यहाँ पे पुणे में अटैक कर दिया है जसवंत राव होलकर ऑफ इंदौर, अटैक कर दिया। तो ये भाग के यहाँ पे मदद मांग रहे बाजीराव सेकंड ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो फिर क्या होता है, बाजीराव सेकंड और ट्रीटी ऑफ बैसेन साइन करते हैं। बैसेन क्योंकि ये जो मुंबई का सबर्व है, ये मुंबई है, यहाँ पे बसाइन है, यहाँ पे सनसेट है, तो ट्रीटी ऑफ, यहाँ पे पूना है, तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ बैसाइन साइन होती है 1802 में। 1802 में सब्सिडी लाइन्स में आ जाता है पेशवा। तो अब इसमें फिर जो गुजरात होते हैं, तो ये इंडिया का मैप है। तो गुजरात में कौन सा है? गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा।
तो गायकवाड़ जो गुजरात में होता है ये भी ट्रीटी ऑफ कैम्बे साइन कर लेते हैं, ये भी आ जाते हैं सब्सिडी अलायंस में। तो ये तो पूना और ये एरिया इनके अंडर आ चुका है अब सब्सिडी अलायंस में। और यहाँ पे इनका पोर्ट, तो अब सब्सिडी अलायंस में क्या क्या होता है, ट्रीटी ऑफ बसाइन में क्या क्या चीजें होती है, ये डेथ नेल बोलते हैं मराठा कॉन्फिडेंसी, जो 1800 डेथ नेल होता है मराठा कॉन्स्पिरेसी। तो इसमें बोलते हैं कि 6000 जो इन्फेंट्री फोर्ट होगी वो पूना में रहेगी। इन्फेंट्री फोर्स सिर्फ 6000 की जो इन्फेंट्री फोर्स है वो पूना में रहेगी, पूना में यहाँ पे पूना में रहेगी। एंड इसमें बोलते हैं कि 26 लाख आप हमें दोगे, 26 लाख आर्मी को मेंटेन करने के लिए। और फिर ट्रीटी ऑफ सूरत, सूरत जो यहाँ पे होता है, जो यहाँ पे इंडिया में सूरत ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट फोर्ट रहा है ये मुगल टाइम से, मुगल सूरत ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। तो और फिर कि आप फॉरेन अफेयर्स, कोई फॉरेन अफेयर्स सारे यूरोपियन कंपनीज ले लेती है कि आप कोई फॉरेन अफेयर्स नहीं रख सकते इंग्लिश के अंडर। तो बसाइन जो होती है, ट्रीटी ऑफ बसाइन, ये कॉजिंग वॉर कॉजिंग ट्रीटी होते हैं। तो 1803 से फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट हो जाता है। तो अब जो ट्रीटी ऑफ बैसिन थी, जो मराठास थे उन्होंने ट्रीटी ऑफ बैसिन को एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्योंकि ये बहुत ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी ये पेशवास के लिए, तो ये नहीं चाहते थे। तो फिर तो बड़ौदा, गायकवाड़ और बड़ौदा वाले तो आ गए थे इनके अंडर। लेकिन अब जो सिंधियास थे यहाँ पे, सिंधियास ऑफ ग्वालियर एंड नागपुर के भोसले थे, इन्होंने लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको भी हरा दिया, इसको भी हरा दिया। तो दो की आर्मी को एक साथ हराना बहुत बड़ी थी। एक किसने हराया था, बैटल ऑफ असाई। बैटल ऑफ असाई हुई थी 1803 में। तो ये किसने करी थी, आर्थर वेलेस्ली ने। ये रिचर्ड वेलेस्ली का भाई था, आर्थर वेलेस्ली ने 1803 में बैटल ऑफ असाई। और इसने 1815 में फिर बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हराया था। वाटरलू, तो ये बोलता है कि वाटरलू की इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं थी जितनी बैटल ऑफ असाई थी। तो इसे बैटल ऑफ असाई बहुत खतरनाक थी, बिकॉज उसने सिंधियाज और भोसले, यहाँ पे सिंधियाज और ग्वालियर भोसले, नागपुर के भोसले को एक साथ हराया था, एक साथ इन दोनों की आर्मी को हराया था। किसने, आर्थर वेलेस्ली ने। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बैटल थी इसके लिए। फिर इसने सिंधियाज के साथ यहाँ पे सिंधियाज हैं ग्वालियर के, इनके साथ साइन की ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव। तो सुरजी से सिंधिया, सी से एस से सिंधिया, एस से सुरजी अर्जन गांव, एस से सिंधिया, एस से सुरजी अर्जन गांव। तो सिंधियाज के साथ साइन की इसने सुरजी अर्जन गांव ट्रीटी। तो यहाँ पे सिंधियाज के साइन की ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव। एंड इंदौर के भोसले जो इंदौर के, इनके साथ की ट्रीटी ऑफ दियो गांव। भोसले के साथ बी डी भोसले के साथ की ट्रीटी ऑफ देवगांव। एंड इधर सिंधियाज के साथ की ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजन गांव। एंड फिर इंदौर के जो यहाँ पे इंदौर में थे, जिन्होंने यहाँ पे भी ऑक्युपाई कर लिया था, पुणे को ऑक्युपाई कर लिया था, जो इंदौर के थे, होलकर जो थे इंदौर के, ये भी लड़ते रहे 3 साल तक लड़के रहे। 1806 में ये भी हार गए। उन्होंने साइन की ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। तो किसने साइन की, ये होलकर ने साइन की, होलकर ऑफ इंदौर। ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, जसवंत लाल होलकर थे यहाँ पे। ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, तो होलकर ऑफ इंदौर ने राजपुर घाट, एच आर होलकर ने ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, होलकर ये साइन की। और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से पेशवा को राजा बना दिया, पेशवा फिर से राजा बन गया पुणे का, ट्रीटी ऑफ बसाइन के अकॉर्डिंग। और सेकेंड एंग्लो मैसूर के बाद ये इंडिया है। तो इंडिया में अब ये यहाँ पे मराठास बचे थोड़े, ये एरिया ब्रिटिशर्स ने ले लिया है। एंड ये एरिया यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने थोड़ा बहुत ले लिया है, सूरत ये ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया है। फिर ये मैसूर इतना सा बचा है, एंड ये पूरा एरिया ब्रिटिशर्स के अंडर ही है। यहाँ पे निज़ाम इनके इन्फ्लुएंस में ही है। यहाँ पे बंगाल, फिर यहाँ पे अवध, ये सब अवध के साथ सब्सिडी लाइन्स है। तो ये पूरा एरिया ब्रिटिशर्स के अंदर आ गया सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गए। और सिंधियाज के साथ इन्होंने साइन की थी ट्रीटी ऑफ सुरजी। और सिंधियाज थे यहाँ पे, सिंधियाज और ग्वालियर। तो यहाँ इनका जो हरियाणा पंजाब वाला एरिया है ये भी ले लिया ब्रिटिशर्स ने। तो मेन पावर यहाँ पे बचेगी सिख से लड़ने के लिए। 3 ट्रीटीज ने काफ़ी जगह मिली, जैसे ट्रीटी ऑफ देवगांव ट्रीटी किसके साथ थी, भोसले ऑफ इंदौर। तो इंडिया यहाँ पे भोसले थे, भोसले ऑफ इंदौर। तो इनके साथ इन्होंने इनको कटक जो उड़ीसा का जो कटक है, कटक और वर्धा रिवर की जो वेस्ट की जितनी भी टेरिटरी है सारी ईस्ट इंडिया को मिल गई। वर्धा रिवर की जो वेस्ट की टेरिटरी है सारी ईस्ट इंडिया को मिल गई। भाई द ट्रीटी ऑफ देवगांव किसके साथ हुई थी, भोसले के साथ हुई थी।
फिर ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव, ये किसके साथ हुई? एस से सुरजी अर्जन गांव एंड एस से सिंधिया। तो यहाँ पे सिंधियास थे, सिंधियास ग्वालियर। तो इन्होंने यहाँ पे गोरगांव, दिल्ली आगरा रीजन, दिल्ली आगरा जो पूरा रीजन था, और रोहतक गुड़गांव और दिल्ली आगरा रीजन जो भी था वो सिंधियाज ने ब्रिटिशर्स को दे दिया। वही ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव। फिर ट्रीटी ऑफ राजपूत में जो होलकर थे इंदौर के, इन्होंने जो राजस्थान की जगह थी, राजस्थान में टोंक, रामपुरा, बुंडी, ये राजस्थान की जगह, ये जो ट्रीटी ऑफ राजपूत घाट से राजस्थान के राजपूत घाट है किसके साथ? होलकर के साथ, इंदौर के। तो इन्होंने ये सारी दे दी। और सूरत तो इन्हें मिल ही गया था गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा से। फिर जो था थर्ड एंग्लो मैसूर मराठा वॉर होता है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 19 तक होता है। तो उसका रीजन क्या था कि जो ब्रिटिश रीजेंट था, जो उसके कोर्ट में रहता था, उसका बहुत ही टाइट कंट्रोल रहता था। तो इसको अच्छा नहीं लगता, तो कभी अपशब्द बोल दिए थे इसने, बाजीराव सेकंड ने इसको, जो पेशवा था। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी वो कैंपेन कर रही थी पिंडारी के अगेंस्ट। पिंडारी डकैती डालते थे, तो इनके ट्रेड के लिए अच्छा नहीं था। तो पेशवा ने बोला ये तो हम पे अटैक कर रहे हैं। पिंडारी पेशवा के आर्मी में रहते थे, लेकिन अब आर्मी तो थी नहीं पेशवा की बड़ी, तो पिंडारी अब ये डकैती करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इनके अगेंस्ट कैंपेन चलाया था। तो पेशवा ने बोला कि हमें रिमूव करने के लिए चला रहे हैं, तो पेशवा ने डिक्लेयर कर दिया वॉर। तो पेशवा ने जब वॉर डिक्लेयर किया, किस किस ने ज्वाइन किया? तो यहाँ पे होलकर कहाँ थे? होलकर ऑफ इंदौर की जो पहले लड़ाई हुई थी, होलकर ऑफ इंदौर, इन्होंने ये आ गए और इन्होंने ज्वाइन किया। और भोसले नागपुर के भोसले, इन्होंने ज्वाइन किया, भोसले ने ज्वाइन किया एंड होलकर ने ज्वाइन किया। और जो सिंधियास थे उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इनको चुप करा दिया, तो सिंधियास ने लड़ाई नहीं की। तो लड़ाई की होलकर्स ने ऑफ इंदौर, भोसले ऑफ नागपुर एंड या पेशवा, यहाँ पे इन तीनों ने मिलकर लड़ाई की, तीनों को हरा दिया गया। एंड फिर पेशवा को बोल दिया कि अब तुम बहुत लड़ रहे हो, अब तुम हो गई तुम्हारी पेशवाई पूरी खत्म, जाओ कानपुर में। यहाँ पे कानपुर में बिठूर में भेज दिया गया पेशवा को, हाउस अरेस्ट में रखा गया बिठूर में, कानपुर में पेशवा को। सो मराठा कन्फिडरेसी थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, पेशवाशिप को खत्म कर दिया गया। तो जो मेन पावर थी, जो लास्ट मेन पावर थी पेशवा से पहले, शिवाजी के जो वंशज थे सतारा में जो रह रहे थे, यहाँ पे जो शिवाजी के डिसेंडेंट थे, उनसे बोला कि पेशवा तो आपकी पावर हटा के बैठा था, आप राजा बनो। तो इनके जो डिसेंडेंट थे शिवाजी के डिसेंडेंट थे प्रताप सिंह, इनको राजा बना दिया जाता है, प्रताप सिंह को राजा बना दिया जाता है। कहाँ का? सतारा का। तो पेशवाशिप अबॉलिश कर दी जाती है। एंड इस जो थर्ड वॉर होता है, इसको पिंडारी वॉर भी बोलते हैं, थर्ड वॉर को। तो क्या क्या रीजन थे डिफीट होने के? एक तो ये था कि इनका जो नेचर था मराठा स्टेट का, एक्सॉर्शन एंड रॉबरी। फिर लीडरशिप अच्छी नहीं थी, लड़ते ही रहते थे आसपास। नाना फडणवीस मर गए थे 1798 में, तो लीडरशिप अच्छी नहीं थी। फिर मिलिट्री वीकनेस थी, इन्होंने मॉडर्न बेस को नहीं अडॉप्ट किया। एंड फिर बहुत सारा गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स में डिपेंड रहते थे। एंड पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ जो थी ब्रिटिश की, वो नहीं एस्टिमेट कर पाए। और डिप्लोमेटिक, इन्होंने टैक्टिक्स नहीं लर्न की प्रॉपरली, डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस नहीं लर्न की। क्या करते थे, पूरी ज्योग्राफी, लैंग्वेज, कस्टम सब पढ़ते थे, पूरा मैप बनाते थे, कैंपेन को केयरफुली प्लान करते थे। और डिप्लोमेसी तो इन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ की थी। सो इंडिया कैसा था 1823 में? तो इंडिया जब 1823 में आया, इंडिया 23 में मतलब मैसूर और मराठा सबसे इंपॉर्टेंट पावर से इनको हरा चुके हैं। तो अब इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स नहीं बची। तो यहाँ पे निज़ाम ये इनके अंडर था। मैसूर सब्सिडी अलायंस, राजपूत भी ज़्यादातर मुगल्स मराठास को चौथ दे देते, तो राजपूत ने ज़्यादा फाइट नहीं की, सब्सिडी अलायंस साइन कर ली। ये एरिया इनके अंडर आ चुका है, ये डायरेक्ट कंट्रोल में था, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया पूरा। अब जो समुद्री तट है, किसी भी राजा के पास कोई भी समुद्री एक्सेस नहीं है, मतलब कोई भी राजा अगर चाहे एक्सपेंड करना तो एक्सपेंड नहीं कर सकता है। तो इन्होंने यहाँ पे ट्रीटी साइन की थी किसके साथ? नागपुर के भोसले के साथ। यहाँ पे कटक उनका ले लिया, कटक राजस्थान का। और फिर यहाँ पे सूरत वाला पोर्ट ले लिया, यहाँ पे सेल्सट एंड बसाइन तो मुंबई के पास था, यहाँ पे मैसूर इनका इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे कैलकाटा तो है ही इंपॉर्टेंट। तो इनका ऐसे ऐसे करके इनका ना पूरा एम्पायर इनके अंडर आ गया। तो ये डायरेक्ट कंट्रोल में था इनका एरिया, ये पूरा।